के 8:30 बजे ठंडी हवा में गबरू अपने दरवाजे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे। अरे अरे, ये क्या? लगता है आज सूरज पूरब से नहीं, उदासी की खान से निकला है। गबरू भैया, ओ गबरू भैया, क्या हुआ? आपकी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके बाल गिरने लगे हैं? अबे बाल क्या गिरेंगे यार? अबे जिंदगी गिरती चली जा रही है यार झींगा। यार एक कप चाय के लिए तरस गया यार। चाय? कासगंज की हर गली में चाय की दुकान है भैया, चलो हम पिला देते हैं। 5 रुपए वाली, 7 रुपए वाली, या फिर अबे यार मैं दुकान की बात नहीं कर रहा यार, अबे मैं घर की बात कर रहा हूँ भाई। अबे यार सुबह उठो तो कोई प्यार से बोले उठो सोनू, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई गर्मा गर्म पराठा हाथ में थमा दे भाई। कोई बोले अरे सर्दी है स्वेटर पहन लो यार। ये सब कहाँ गया भाई? कोई ये करने वाला होना चाहिए ना। समझ गया। मतलब आप नौकर की बात कर रहे हो गबरू भैया, है ना? भाई आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ है, वो भी सुबह सुबह प्यार भरी बातें करने वाले। अबे यार तू चमन लाल है क्या है? क्या क्या क्या? मतलब चूड़ियां पहनाने वाली की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब पत्नी की, समझा? अबे मैं नौकर से प्यार भरी बातें करूंगा क्या? अबे यार मैं लड़की की बात कर रहा हूँ भाई, जो मेरी पत्नी होती है। वो जो होती है ना, प्यार दुलार झिड़की थप्पड़ सब मिक्स पैकेज भाई। अरे पर आपने कहा कि ये करने वाला होना चाहिए, तो मुझे लगा आप नौकर की बात कर रहे हैं। पत्नी तो करने वाली होती है ना, वाला थोड़ी। अबे ओए, अबे ढक्कन, अबे भावना को समझते हो या नहीं? अबे मुझे चाय से प्यार जताने वाली चाहिए है, एक ऐसी साथी जो मेरी सुबह की उदासी को कासगंज के 5 रुपए वाले समोसे की तरह कुरकुरा कर दे भाई। भैया आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी रोमांटिक फिल्म का ओवरडोज ले लिया है। सही बात भैया, सही बात। भैया को वो हो रहा है, वो जो शहरी लोग बोलते हैं फोमो। अबे यार मुझे फोमो वोमो नहीं पता, मुझे चाहिए पत्नी, समझे? पूरा गांव शादीशुदा है, बस एक मैं ही कुंवारा बैठा हूँ यार। पूरा गांव शादीशुदा है, लेकिन पूरा गांव परेशान भी तो है भैया। झींगा ने गबरू को पुट्ठा के घर की ओर मोड़ा। पुट्ठा शर्मीली का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल रहा था। शर्मीली चिल्ला रही थी, छूट, तू पराई औरत लगती है। मेरी पत्नी तो भूल गया कौन है, पर तू नहीं है। चल बाहर निकल, चल। अरे ये भुलक्कड़ फिर से भूल गया। ठीक है, अगर पत्नी याद नहीं तो पत्नी का जादू याद करा देती हूँ। ये कहते ही शर्मीली ने दरवाजे के पास खड़ी झाड़ू उठा ली और पुट्ठा पर बरस पड़ी। झाड़ू के हर वार के साथ वो चिल्लाती, याद आया, मैं हूँ पत्नी, वो भी तुम्हारी निजी शर्मीली। अच्छा अब याद आ रहा है, शायद तू ही है। बस रुक जा। अरे पराई औरत रुक जा। देखा भैया, ऐसी होती है शादीशुदा जिंदगी, ये करना है आपको। अबे ओए, अबे ये तो पगला गया है, समझे? भुलक्कड़ गई का। बाकी लोग तो ठीक है ना। तो चलो भैया मुखिया जी के घर चलते हैं, वहाँ तस्वीर कुछ और ही मिलेगी। चलो। मुखिया के घर पहुँचे तो वहाँ का नजारा और भी धांसू था। मुखिया छत पर खड़े थे और नीचे खड़ी उनकी पत्नी उन पर बरस रही थी। अगर तुमने वो साड़ी नहीं दिलाई तो मैं सबको बता दूंगी तुम कप्तान विजय की जगह ससुराल माला का देखते हो। अरे नहीं, अरे ये झूठ है। अरे मैं कप्तान विजय ही देखता हूँ। तभी आसपास से आवाजें आने लगी। एक और रामलाल और संगीता के घर बर्तन फेंके जा रहे थे। अरे पागल औरत, अरे खाने के नाम पर क्या बना कर रखा है? हाँ तो खुद बना लेना। दूसरी ओर एक और जोड़ा तकिए के लिए कुश्ती लड़ रहा था। अबे यार, अबे ये पूरे गांव में क्या हो रहा है भाई? अबे यार मेरी शादी नहीं हो रही है, जिंदगी ठहरी हुई है और ये सब लोग लड़े भिड़े पड़े हैं यार।
अबे यार काशगंज का नाम यार कलहगंज पड़ जाएगा, बता रहा हूं ना। अरे यही तो रोज का है भैया, शाम को सब ठीक हो जाएगा, फिर कल सुबह। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, सुनो सुनो सुनो, मशहूर फकीर राज वाले आ रहे हैं, हर समस्या का हल लेकर। हाँ सुनो सुनो। ये सुनते ही सारे गांव वालों के चेहरे खिल उठे, मानो बारिश में सूखा पड़ा खेत हरा हो गया हो। सब खुशी से उछलने लगे। अरे वाह, अब तो हमारे वैवाहिक झगड़ों का अंत हो जाएगा। हाँ, शायद वो फकीर मेरी पत्नी को ये समझा दे कि अच्छा खाना कितना ज्यादा जरूरी है। अबे यार, ये फकीर का नाम सुनकर सब इतने खुश क्यों हो रहे भाई? अब बेटा, वो फकीर बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, एक बार बस समस्या का हल बताते हैं और छू मंतर। हमारे गांव में तो वैवाहिक समस्याओं की बाढ़ आई हुई है। सब लोग झुंड बनाकर फकीर के पास दौड़े, जो गांव के बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमाए बैठे थे। वो एक गंभीर व्यक्ति लग रहे थे। मेरे बच्चा, मैं जानता हूँ तुम्हारी पीड़ा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सूर्योदय के समय ही समस्या का हल बताता हूँ, और सिर्फ उसे ही बताता हूँ जो सबसे पहले आएगा। हाँ, बाकी सब निराश लौट जाएंगे मेरे बच्चा। हाँ, मैं ही सबसे पहले आऊंगा। अबे भाड़ में जाएंगे वैवाहिक जोड़ियां, सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा और अपनी शादी के बारे में पूछूंगा। अब मैं शादी करके रहूंगा। अब नई होड़ लग गई कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। रात को कोई सोने को तैयार नहीं था। कहीं नींद आ गई और फकीर के पास नहीं जा पाए तो। पर धीरे धीरे सबकी आंख लग गई, यहाँ तक कि गबरू की भी। और जिस पुट्ठा को कोई मतलब नहीं था, वो पड़ा सो रहा था। वहीं अचानक आधी रात को पुट्ठा उठ बैठा। उसने आंखें रगड़ी और चिल्लाया, अरे शर्मिली, मैं जंग पे जा रहा हूँ, मेरे बाद दूसरी शादी कर लेना। हाँ हाँ, पराठे के साथ दही। क्या जंग? तू पगला गया है? लेकिन पुट्ठा नहीं रुका। वो गंभीर मुद्रा में एक टूटी हुई छड़ी हाथ में लिए अंधेरे में चल पड़ा। भटकता हुआ सुबह होते होते वो फकीर के पास जा पहुंचा। फकीर ने आंखें खोली। अरे तू सबसे पहले आया, बोल क्या परेशानी है, बोल। परेशानी तो वही है, कल रात वाली। याद ही नहीं आ रहा क्या है, पर बहुत बढ़िया। समझ गया समझ गया। अच्छा, तू शादीशुदा जोड़ों की बात कर रहा है। ठीक है ठीक है। फकीर ने पुट्ठा को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राज कहा जा चुका था। इतने में पीछे पीछे सारे गांव वाले आंख मलते हुए वहां आ धमके। अरे पुट्ठा, अरे फकीर ने क्या बताया? अरे बता। चुप रहो। अरे हमें बता, हम तेरे दोस्त है ना, हम तेरे दोस्त है ना, बता ना। चुप रहो। पुट्ठा, मैं तेरी पत्नी हूँ। चुप रहो। सबको गुस्सा आने लगा। उन्होंने फकीर से गुहार लगाई। फकीर साहब, आप दोबारा बता दीजिए, ये तो पगला है, कुछ बताएगा ही नहीं। देखो, मैंने एक शर्त रखी थी। मेरी शर्त हमेशा से यही रही है, मैं सिर्फ एक को ही बताता हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ। फकीर चले गए और सबने फिर पुट्ठा को घेर लिया। लेकिन पुट्ठा अब कोई और ही राग अलापने लगा। मैं तो जंग पर जाने को निकला था, तुम लोगों ने मुझे रोक लिया। अब हम जंग हार जाएंगे, दुश्मन देश का राजा आता ही होगा। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें कुछ तो इज्जत करनी चाहिए। ये सुनकर मुखिया का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने पुट्ठा के सर पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुमने मुझे मारा।
और वो रोता हुआ घर की ओर भाग गया। अबे यार, ये फकीर तो मुसीबत बढ़ा गया यार। और हम सोच रहे थे कि ये फकीर हमारी जिंदगी बदल देगा। कासगंज है भैया, यहाँ रोज नया ड्रामा और नया एक्शन होता है। गबरू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अबे मैं सबसे पहले पहुंच सकता था। सिर्फ इस पगले भुलक्कड़ पुट्ठा की वजह से मेरी शादी का राज पूछने का मौका हाथ से निकल गया। वो तेजी से पुट्ठा की ओर बढ़ा। अबे ओए पुट्ठा, ओए तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुझे गबरू ने पुट्ठा का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि झींगा और मोहन ने झपट्टा मार कर उसे पीछे खींच लिया। अरे भैया संभालो, अरे भैया संभलो। अरे आप पहले नहीं पहुंच पाए तो ये उसकी गलती थोड़ी ना है। हाँ भैया, कंट्रोल। बेटा, मेरा बेटा गबरू, क्या जमाना आ गया है। बेटे बाप पर हाथ उठाते हैं। हाय राम। अबे बेटा किसे कह रहा है? अबे मैं तेरा बेटा। अबे छोड़ मुझे। तभी मुखिया वहां पहुंचे। उनका चेहरा आग उगल रहा था। उन्होंने पुट्ठा को कॉलर से पकड़ा और उसे हिलाया मानो नारियल से पानी निकाल रहे हों। अरे ओ भूलनाथ, अगर तुझे पता ही चल गया था तो कम से कम हमें तो बता देता। अब फिर भूल कर बैठा हुआ है, हैं? अरे तेरी याददाश्त कासगंज की उस बस की तरह है जो कभी समय पर नहीं आती। मुखिया जी, गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें उससे वो बात निकलवानी होगी। वो राज सिर्फ इसे पता है। आराम से पेश आइए। शर्मीली सही कह रही है। हमें संयम से काम लेना होगा। ऐसा कोई तरीका सोचो जिससे इसकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ। अच्छा, याददाश्त के लिए सबसे अच्छे बादाम होते हैं। मैं बादाम लेकर आता हूँ। मुखिया जी तेजी से अपने घर की ओर भागे। पूरा गांव हैरान था। कासगंज का सबसे कंजूस इंसान जो किसी को मुफ्त में पानी भी नहीं देता था, आज बादाम ला रहा था। ये चमत्कार से कम नहीं था। वो एक छोटी सी पोटली लेकर लौटे। लो राजा साहब, लो खाओ, दिमाग तेज होगा। फिर राज बताओ कि फकीर ने क्या कहा है। बादाम देखकर बाकी लोगों के मुंह में भी पानी आ गया। रामलाल ने धीरे से हाथ बढ़ाया ही था कि मुखिया ने उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू छू मत, ये पुट्ठा के लिए है। तेरी याददाश्त तो ठीक है, तू तो बस मौका देखकर हाथ मार रहा है। हटा। पुट्ठा ने बादाम लिया, लेकिन उसने एक नहीं सारे बादाम मुट्ठी में भर लिए और अचानक एक उदार राजा की तरह घोषणा कर दी। मेरी प्रजा, तुम सब बहुत प्यारे हो। लो ये बादाम बांटो, हर एक को एक। वो बादाम हवा में उछलने लगा। अरे रुक जा, अरे नहीं, अरे ये याददाश्त के लिए है कमबख्त, दान के लिए नहीं। ओए, अबे इन गरीबों को मत दे। तभी रामलाल की पत्नी संगीता एक कटोरी लेकर दौड़ी हुई आई। कटोरे में एक अजीब सी भूरी चटपटी चीज थी। रुको, मेरे पास एक कच्चू का आयुर्वेदिक औषधि है। इसे खाने से याददाश्त फौरन वापस आ जाती है। मेरे नाना जी बनाते थे। अरे वाह रंभा, आखिर तुम देवों से अमृत छीन लाई। लाओ, मुझे पिला दो। बिना किसी को रोकने का मौका दिए पुट्ठा ने वो पूरी कटोरी औषधि एक झटके में अपने मुंह में उड़ेल ली। सब सांस रोके देखते रहे। एक पल, दो पल, फिर अचानक पुट्ठा की आंखें चौड़ी हुईं। उसका शरीर कांपा और वो जमीन पर गिरकर लौटने लगा, मानो उस पर बिजली सी गिर गई हो। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे भैया ये क्या हो गया? अरे पागल औरत, ये याददाश्त की दवा नहीं थी, ये तो एनर्जी टॉनिक थी जो तुम मुझे खेत पर काम करने से पहले पिलाती है। इसमें 10 नींबू, 5 अंडे और 1 कप कॉफी मिली होती है। हाँ, अब इस पुट्ठे में इतनी एनर्जी आ गई है, अब इसका क्या करेगा ये? और फिर पुट्ठा उछला और बिना किसी दिशा के
पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। याहू! अरे अब मैं उड़ सकता हूँ। मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली। अबे बाहुबली कभी उड़ता है क्या है? अबे पिक्चर नहीं देखी तुम्हें लग रहा है? वो लक्कड़ दास कहीं के हैं। पुट्ठा गांव के चक्कर लगाने लगा। वो इतना तेज भाग रहा था कि कुत्ते भी देखकर हैरान रह गए। आधे घंटे तक वो भागता रहा। आखिरकार थक कर एक गोबर के ढेर पर जा गिरा। गबरू ये सब देख रहा था। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अबे यार क्या करूं, इसको बांध दूं क्या, या फिर इसके कान में मोम डाल दूं, या फिर कास्कन छोड़ दूं? अबे क्या करूं बे? तभी शर्मीली ने धीरे से पुट्ठा के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आवाज में प्यार और थकान दोनों थे। पुट्ठा, जरा दिमाग पर जोर डालो ना। सुबह फकीर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? बस इतना ही बता दो। चुप रहो और मुझे सोने दो। और इतना कहते ही पुट्ठा गहरी नींद में सो गया, ठीक उसी तरह जैसे गोबर के ढेर पर कोई शाही बिस्तर हो। सब हताश हो गए। तभी गबरू ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा। उसकी आंखों में एक नया जुनून था। अबे यार, अबे अब कुछ नहीं हो सकता यार। अबे हमें उस फकीर को दोबारा लाना होगा यार। लेकिन वो दोबारा नहीं आते हैं। अबे यार हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा, समझे? वो जरूर आएंगे यहाँ, और इस बार मैं उनके पास सबसे पहले पहुंचूंगा। ये बात सही है। पुट्ठा से तो कुछ निकलने वाला नहीं। ठीक है, हम फकीर को ढूंढते हैं। सबने पुट्ठा का पीछा छोड़ दिया। मुखिया ने अपने आदमी आसपास के गांवों में भेजे फकीर की तलाश में। आखिरकार कुछ दिन बाद खबर आई, फकीर राज वाले फिर से आ रहे हैं। अबे यार इस बार देखना मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, और अगर नहीं पहुंचा ना तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगा। काशगंज की गलियों में अकेला ही घूमता रहूंगा, बिल्कुल उस आवारा कुत्ते की तरह जिसे कोई पूछता नहीं है। फकीर उसी शाम आ पहुंचे। सब सूर्योदय का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद गबरू चुपचाप अपने घर से निकला। तभी पीछे से आवाज आई। अरे बेटा, मेरी बेटी को छोड़कर मत जाओ, उसे अपना लो। मैं तुम्हें दहेज दूंगा। एक नई झाड़ू, 2 बाल्टियां और मेरी पुरानी चप्पल। अरे ओ पुट्ठा भैया, अबे फकीर के पास मत पहुंच जाना। अबे पहले मुझे पहुंचना है यहाँ, मेरी शादी दाव पे लगी है। पर मेरी बेटी का भविष्य। अबे उसकी शादी में उस आवारा कुत्ते से करा दूंगा। अभी मुझे जाने दो। आखिरकार बहुत संघर्ष के बाद गबरू फकीर के पास पहुंच गया। उसने सांस रोककर सबसे पहले अपनी शादी के बारे में पूछा। महाराज मेरी शादी कब होगी? उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, फिर खोली। यह सवाल तो मेरी विद्या से भी परे है। शायद इस सवाल का जवाब भगवान ने लिखा ही नहीं है। तेरी किस्मत का पन्ना शायद खाली है, या किसी ने चाय गिरा दी है। अबे क्या बोल रहा भाई? अबे मैं इतना भागा, इसके लिए इतना जागा है। तभी बाकी लोग भी वहां आ गए। उन्होंने गबरू से पूछा, अब क्या हुआ, क्या बताया? अबे मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैंने अपना सवाल किया था। गबरू भैया, कम से कम फकीर से ये तो पूछ लो कि पिछली बार क्या बताया था। पिछली बार वाला तो बता सकते हैं ना? हाँ महाराज आपने पिछली बार पुट्ठा को क्या राज बताया था, वो तो बता दो। फकीर ने गहरी सांस ली और सब की ओर देखा। मैंने उससे कहा था कि चुप रहो। चुप रहो?
चुप रहो। क्या कहा? चुप रहो? हाँ, चुप रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे गुस्सा नहीं होगी, नाराज नहीं होगी और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लड़ाई तो बोलने से ही होती है ना। अगर चुप रहोगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। सुनने की आदत डालो, बोलने की नहीं। अब सबको समझ आ गया कि पुट्ठा ने चुप रहो क्यों कहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? पुट्ठा जो कह रहा था चुप रहो, वो गलत नहीं बोल रहा था। अरे तो ये नहीं बोल सकता था कि फकीर ने कहा है चुप रहो, हैं? अरे शर्मीली, मैं तेरे पति को मार डालूंगा, बता रहा हूँ। अबे ओ, अब तो चुप रहो ना। अब पुट्ठा का राज खुल तो गया ना। सभी लोग सुनो, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए चुप रहना बहुत आवश्यक होता है। लड़ते रहोगे तो कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। थोड़ा शांत रहो, सुनो और चुप्पी साध लो। यही असली राज है। सबको अपना हल मिल गया। सब वापस जाने लगे, लेकिन गबरू अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा थी। पर महाराज, मेरी किस्मत में कोई ये नहीं है। भगवान ने किसी को लिखा के नहीं महाराज। फकीर ये सुनते ही दम दबाकर भाग निकला और गबरू रोने लगा।